ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है ना। तो इस वाली वीडियो में जो है हम जानेंगे, या आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है ना। और इससे पहले जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और उनकी मॉर्फोलॉजीज़ और उनकी जो स्टेजेस हैं उन सबको हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वहाँ जाके पहले वाली वीडियोस देखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीकोगुलेंट्स। तो एंटीकोगुलेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि, है ना, एंटी और कोगुलेंट। कोगुलेंट का मतलब क्या होता है कि कोगुलेट होना, और एंटी मतलब जो अपोजिट हो, मतलब उसे कोगुलेट होने से रुके। तो पर कोगुलेशन हो कब रहा है ना, तो मतलब यह कोगुलेशन यानी कि क्लॉटिंग हो कब रही है। तो जनरली हमने देखा है कि कभी जब हमें चोट लग जाए या जब हम गिर जाते हैं, है ना, तो होता क्या है, ब्लड निकलता है, निकलते निकलते फिर रुक जाता है। आपने देखा होगा वहाँ पे एक, है ना, पपड़ी सी बनने लगती है खून की, है ना, जमा होने लग, उसी को मतलब खून जम जाना हम ये कहते हैं ना, खून जम जाना, इसी को ही कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन जब वो बाहर आ रहा है वो ब्लड, तो मतलब बाहर आने से जब रोकना होगा तब हम उसे क्लॉट करेंगे। लेकिन जब वो ब्लड बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस कंडीशन बनी हुई है, बॉडी का जब टेम्परेचर मेंटेन हो रखा है, तो वहाँ पे जब वो फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे वो कोगुलेट क्यों नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए रीज़न क्या है कि वहाँ पे कोई ना कोई एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो नॉर्मली हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो नेचुरली अकरिंग एक एंटीकोगुलेंट है उसका नाम क्या है, हिपेरिन। ठीक है ना। तो हिपेरिन क्या करता है, प्लेटलेट्स को आपस में एग्रीगेट होने से रोकता है। तो प्लेटलेट, है ना, हमारी बॉडी में कोगुलेशन में हेल्प आउट कौन करवाता है, प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो जो ये एंटीकोगुलेंट है, जैसे कि मैंने अभी कहा, है ना, हिपेरिन, है ना, हिपेरिन की मैंने बात करी, तो हिपेरिन क्या कर रहा है, ये कोगुलेट होने से रोक रहा है किसको, है ना, कोगुलेट होने से रोक रहा है किसको, ब्लड को, है ना, ब्लड को कोगुलेट होने से रोक रहा है। तो क्या हुआ, हिपेरिन हमारा क्या हो गया, एक तरीके का एंटीकोगुलेंट हो गया। और जो ये हिपेरिन है ये कैसा एंटीकोगुलेंट है, ये हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ठीक है ना। तो ये तो हुई हमारी बॉडी की बात। ठीक है ना, इतना क्लियर है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब सपोज हमें ब्लड बाहर की तरफ आ गया, है ना, ये लेना हो, ठीक है, चलो हम उसे नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल डेफिनेशन हम एंटीकोगुलेंट की ये जान लेते हैं कि दीज आर either naturally occurring substance or either the chemicals which are used to avoid the clotting of blood, है ना, या to prevent the clotting of blood, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग को जो रोके ऐसे केमिकल सब्सटेंस जब राइट प्रोपोर्शन में इनका यूज होता है, इन्हीं को ही कह देते हैं हम एंटीकोगुलेंट। ठीक है ना। अब जो एंटीकोगुलेंट हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी यूज़ होते हैं और बाहर भी यूज़ होते हैं। यानी कि अगर मैं टेक्निकल टर्म में अगर इनका यूज़ करूं तो इन विवो या इन विट्रो। ठीक है ना। तो अगर इन विवो की बात करें हम, इन विवो यानी कि इनसाइड द बॉडी, हमारे अंदर ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। एक तो मैंने पहले स्टार्टिंग में लेक्चर के दौरान मैंने बताया कि जब ब्लड बॉडी से बाहर आ रहा है तो हमें उसे रोकना है, वहाँ पे क्लॉटिंग होनी चाहिए। लेकिन जब ब्लड बॉडी के अंदर है, ब्लड वेसल्स में दौड़ रहा है, वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, अगर सपोज ब्रेन तक जाने वाली जो आर्टरीज हैं, है ना, और वो ब्लड ले जा रही हैं, वहीं पे क्लॉट जम जाए तो क्या होगा भैया, ब्लड ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लड ब्लॉक हो गया वहाँ पे, तो जो वहाँ पे आरबीसीज जा रही थी वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जा रही थी, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा। ब्रेन विल गेट डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा,
भैया कन्फ्यूज़न वाली स्टेज पैदा होने लगेगी। कन्फ्यूज़न मतलब समझते हैं ना आप कि हमें कुछ समझ नहीं आएगा, आधे ब्रेन को ऑक्सीजन जा रही है, आधे ब्रेन को नहीं जा रही है, तो कन्फ्यूज़न वाला स्टेज पैदा हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए बॉडी के अंदर अगर ब्लड क्लॉट होता है तो इट्स वेरी हार्मफुल। जहाँ हो रहा है वहाँ पे जिस पोर्शन में अगर सपोज जो है अगर ब्लड में है हार्ट सॉरी है ना, अगर हम हार्ट की बात कर लें तो अगर ये हार्ट के पास ले जाने वाली जो हमारी आर्टरीज हैं, फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरीज हैं, अगर इसमें ब्लड ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा भैया, वहाँ ऑक्सीजन नहीं जाएगी। ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो मतलब ब्लड ही नहीं पहुँच रहा है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा। प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा तो जो हार्ट की सेल्स हैं वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगी और जो हार्ट है वो कमज़ोर हो जाएगा और जिस एफिशिएंसी के साथ वो धड़क रहा था उस एफिशिएंसी के साथ धड़कना हार्ट बंद कर देगा, ठीक है ना। तो आओ जानते हैं हम और कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो इनसाइड द बॉडी इन केस ऑफ एबनॉर्मल क्लॉट्स, तो मैंने बात भी करी थी कि बॉडी के अंदर जो है एबनॉर्मली अगर क्लॉट जमने लग जाए, अब ये कैसे भी हो सकता है, क्या पता यार प्लेटलेट जो है जल्दी से अपने आप ही एग्रीगेट होने लग जाए, कोई दूसरा ही मैकेनिज्म जनरेट हो गया वहाँ पे, जिस कारण से ये प्लेटलेट्स जो हैं बॉडी में एग्रीगेट होने लगे और वहाँ पे हिपेरिन भी इनको दूर दूर रखने में अब सक्षम नहीं है, जिस कारण से अब बॉडी में जगह जगह पे क्लॉट जमने लगे हैं। अगर ऐसा हुआ तो गाइज आई हैव टोल्ड यू, है ना, क्या हमारी बॉडी में जो है वेन्स जा रही हैं और ये वेन्स भी जा रही हैं और आर्टरीज भी जा रही हैं, है ना। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में जो है रन आउट कर रही हैं। मैंने ये ब्लू से बना दिया यार, चलो कोई बात नहीं, बट आर्टरीज है ये, ठीक है ना। तो आर्टरीज क्या कर रही हैं, ब्लड लेके जा रही हैं, है ना। अब जब आर्टरीज ब्लड लेके जा रही हैं और कहीं पे अगर सपोज जो है देखो, है ना, ये एक वेन को हम ले लेते हैं यहाँ पे, माना बात, है ना, और ये किसके पास जा रही है, सपोज ये ब्रेन है, ठीक है ना, ये ब्रेन है और यहाँ पे एक क्लॉट जम गया, तो क्या ब्लड आके जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बॉडी के अंदर जो है ब्लड क्लॉट हो रहा है तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। क्या कह देते हैं हम, थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। तो थ्रोम्बोसिस क्यों हो रहा है, अब किसी भी कारण से हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैंने क्या बोला, उस पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। अगर ब्रेन है तो ब्रेन में कन्फ्यूजन वाली स्टेज, हार्ट की बात करी मैंने तो हार्ट में तक नहीं जाएगा अगर ब्लड, तो हार्ट ऑब्वियसली कमज़ोर पड़ने लग जाएगा। किडनी तक अगर ब्लड एफिशिएंटली नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पे भी जो वहाँ के सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही जो है अगर हम कहीं पे की भी बात करें, ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ब्लड सर्कुलेशन। सबका सारा का सारा जो है डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन से लेके और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन तक हम डिपेंडेंट है इस पूरे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर। अगर यही ब्लड सर्कुलेशन चलना बंद हो जाए तो दोस्तों इस कंडीशन में क्लिनिकली हम उसको डेड घोषित कर देते हैं। जब ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है तो क्या जिंदा है क्या वो, नहीं, ठीक है ना। प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचाना जरूरी है हर एक सेल तक और ये जिम्मेदारी किसकी है, आरबीसी की, ठीक है ना। तो कौन रोक रहा है ना, तो कौन रोक रहा है। अगेन ये कुछ हमारे नेचुरली ऑकरिंग हमारे एंटीकोगुलेंट्स है। फॉर एग्जांपल वारफेरिन हो गया, आपने बहुत बार इसका नाम सुना भी होगा। हिपेरिन जो कि हमारी बॉडी में ही अगेन है ना बनता ही रहता है ये और ब्लड को इजीली फ्लो अप करवाता रहता है हमारी बॉडी में। फ्लो इन द सेंस लाइक स्मूथ फ्लो हो ब्लड की, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकेगा। देखेंगे हम आगे अभी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इन एंटीकोगुलेंट्स के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूकामेरोल, है ना, ये भी एक नेचुरली ऑकरिंग एंटीकोगुलेंट है हमारा, ठीक है ना गाइस। तो आई होप आपको अभी तक इतना समझ आ गया होगा कि हमारे एंटीकोगुलेंट्स क्या हैं, ठीक है ना। तो दीज आर ईदर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस और chemical substance which are used in an appropriate proportion to prevent the clotting of blood, and it can be either inside the body or outside the body, ठीक है ना। यानी कि इन विवो कंडीशन भी हो सकती है और इन विट्रो कंडीशन भी हो सकती है। तो ये तो था हमारा कुछ इन विवो कंडीशन। इन विवो कंडीशन में जो है मायोकार्डियल वाला मैंने आपको बता दिया। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी क्या होता है, जनरली जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वहाँ पे छोटे छोटे थक्के जमने लगते हैं, ब्लड क्लॉट्स जमने लगते हैं, जिस कारण से ऑक्सीजन अगेन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है ना। तो इस कंडीशन में भी जो है ना, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है एंटीकोगुलेंट का हमारी बॉडी में, ताकि वो ब्लड क्लॉटिंग ना हो पाए और ब्लड फ्लो ईजिली हो पाए, ठीक है ना।
बहुत सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं, पर इसलिए हुई हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आती रहीं और क्लियर हो जाए बस, ठीक है ना। दूसरा है हमारा आउटसाइड द बॉडी, दूसरा है हमारा आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी इन द इन विट्रो, इन विट्रो यानी कि लैब कंडीशन। अब यार लैब कंडीशन में ब्लड को रखने की क्या ज़रूरत पड़ गई, है ना। लैब कंडीशन में ब्लड ग्रुप को रखने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो यार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सबने सुना है, देखो मैंने लिखा भी है इसमें, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हमने सबने सुना है, पर ब्लड डोनेट करने के बाद ब्लड का हो क्या रहा है, हमने गया कहाँ वो ब्लड। अच्छा स्टोर किस में किया हमने, बॉडी के अंदर तो चलो हिपेरिन था, तो हिपेरिन ने रोक के रख रखा था, या वो हिपेरिन जो एंटीकोगुलेंट था नेचुरल अकरिंग है जो, उसने रोक रखा था किसको, इन प्लेटलेट्स को आपस में एग्रीगेट होने से, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग रोक रहा था। तो पर बाहर क्या, बाहर तो हिपेरिन नहीं है ना, बाहर आके तो क्लॉट हो जाएगा। तो उस क्लॉटिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर हम यूज करेंगे केमिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स इन सर्टेन अमाउंट और प्रॉपर प्रोपोर्शन में हम इन केमिकल्स का यूज करेंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद या ब्लड डोनेट के बाद, ठीक है ना, तो ब्लड डोनेशन या ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होता है उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट इसमें हम एक छोटा सा फंडा समझ लेते हैं कि जो ब्लड डोनेट कर रहा होता है उसे कहते हैं हम डोनर, और जो ब्लड ले रहा होता है किसी भी केस में हो सकता है, अब वो इंजरी का केस हो सकता है, कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो एनीमिक केस हो, है ना, कोई भी, या किसी में खून की कमी हो गई किसी भी कारण से, तो वो जो ब्लड रिसीव कर रहा है उसे हम कह देते हैं रेसिपिएंट, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो जो ब्लड को एक्सेप्ट कर रहा है इसे क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे हम, रेसिपिएंट, इसे क्या कहेंगे हम, रेसिपिएंट। और जो ब्लड डोनेट कर रहा है इसे क्या कह देंगे हम, डोनर, ठीक है ना, इसे कह देंगे हम डोनर, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अच्छा, तो डोनर ने जब ब्लड डोनेट कर दिया तो डोनेट करते टाइम हमें उसको कलेक्ट भी करना है, तो हम जो है उसे एक स्पेशल टाइप ऑफ बैग में हम उसे कलेक्ट करते हैं, और वो जो स्पेशल टाइप ऑफ हमारा जो बैग होता है ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक से बना हुआ रहता है, एंड अगेन इसके अंदर जो है हम इन एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ केमिकल एंटीकोगुलेंट्स जो होते हैं हमारे, ये केमिकल सब्सटेंस जो ब्लड को कोगुलेट होने से रोकते हैं, हम इन केमिकल्स को उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इन केमिकल्स को जब हम वहाँ यूज़ करेंगे तो ब्लड को कोगुलेट होने से रोकेगा, ब्लड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ऊपर से हम इसको जो है रेफ्रिजरेट भी करते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि हम किस ग्रेड, मतलब है ना, डिफ्रेंशिएशन के बाद हम उसे क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना, तब हम उसे जो है रेसिपिएंट के पास पहुंचाते हैं। इसलिए जो है ब्लड डोनेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और ये काफ़ी लोगों की जान भी बचाता है हर साल। तो प्लीज़ जो है अगर आप भी 18 साल से ऊपर हैं तो आप भी जो है ब्लड को डोनेट करें, ताकि जो है किसी एक की ज़िंदगी बच सके, ठीक है ना गाइस। तो आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो है कैसे कैसे, इस पे भी जो है जो इसके स्पेशल केमिकल्स हैं उस पर मैं एक अलग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी पे ही होगी, कौन कौन से हम केमिकल जनरल यूज़ करते हैं, वहाँ पे मैं बता दूंगा कि जो हमारा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग होता है उसमें कौन से टाइप का केमिकल होता है ना। तब तक के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका एग्जांपल होता है एक्चुअली एसीडी कहते हैं उसे, ठीक है ना, एसीडी कहते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। तो ये क्यों आया, मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स क्यों आ गया भाई, इसका क्या काम है। तो भैया अगर डॉक्टर जो है ऑपरेट करते टाइम या अपने सर्जिकल जो उसके डिवाइसेस हैं अगर वो उनको टच करके और ऐसे ही खुला छोड़ दे तो उसमें तो ब्लड लग गया, ब्लड लग जाएगा, या ब्लड स्पिल्स जो उसमें लग चुके हैं तो ब्लड उसमें क्लॉट हो जाएगा। तो भैया वो डिवाइस या कोई भी वो सीजर है ना, या स्काल्पल जो भी है उसको, उसका तो कोई काम ही नहीं रहा, उसमें तो ब्लड क्लॉग हो गया, है ना, और ब्लड क्लॉग हो जाएगा तो वो डिवाइस तो किसी काम का रहा ही नहीं इन फ्यूचर, ऐसे तो हमें बार बार खरीदना पड़ेगा वो सारे इक्विपमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट। तो उन चीज़ से बचने के लिए भी जो है हम जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स अगेन हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीकोआगुलेंट्स, और हम इन सारे यूज्ड डिवाइसेस को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशन हम इसको जो है क्या कर देते हैं, अगेन इस जो भी है अपना कंटेनर है उसमें वो लिक्विड है हम इसमें डाल देते हैं। तो क्या होता है, ये ब्लड उसमें कोआगुलेट नहीं हो जाएगा और हमारे जो डिवाइस है उन्हें हम इन फर्दर हम जो यूज़ कर
सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं, बचाना भी ज़रूरी है। ठीक है ना, लास्ट है हमारा हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? तो दोस्तों आपने कभी कभार देखा होगा, अगर आप कभी बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर साहब जो हैं आपको एक टेस्ट लिख के देते हैं कि भैया एक लंबी चौड़ी, अगर तो कम बीमारी है कम टेस्ट, ज़्यादा बीमारी है तो लंबा चौड़ा एक टेस्ट। ठीक है ना, तो लंबा चौड़ा जो टेस्ट है तो भैया आप जाते होंगे, है ना, नर्स दीदी या जो आपके टेक्नीशियंस हैं, है ना, वो खून लेते होंगे बढ़िया से, तो देखा होगा वो उसमें जो है स्टोर करते रहते हैं। ठीक है ना, तो जिन, है ना, ट्यूब्स में वो स्टोर करते हैं, है ना, जो ट्यूब्स विथ डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्स, है ना, उसके बारे, उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में आगे बात करेंगे हम, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो हो शायद। ठीक है ना, तो ये ट्यूब जो हैं दीज आर स्पेशली डिजाइंड, और इनके पास वो डिफरेंट टाइप के ऑफ एंटीकोगुलेंट्स ऑलरेडी उसमें मिले हुए रहते हैं इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, अब उसमें हम ब्लड डाल देते हैं, उसका भी एक प्रॉपर वो रहता है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें बात करेंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है वो भी जो है क्या ब्लड कोआगुलेट को होने से रोकता है। क्या होता है कि हमें ब्लड हमने जैसे ले लिया, तो सपोज हमें किसी का हीमोग्लोबिन जांचना है, तो ऐसे तो ब्लड बाहर ले लेंगे हम सिंपल ट्यूब में, तो कोआगुलेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसे एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब में लेंगे और उसमें स्टोर करके रखेंगे, और टाइम आने पे या टाइमली हम उसको जो है हम उसका हीमोग्लोबिन, ऐसे ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो हैं लगा सकते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, WBC, है ना, TLC, DLC, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं भैया, अथाह टेस्ट हैं, उसको हम ब्लड के माध्यम से हम लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और आई होप आपको यहाँ तक अब समझ आ गया होगा कि एंटीकोगुलेंट का कितना बड़ा रोल हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई एक अच्छा एंटीकोगुलेंट है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना हर किसी के कैरेक्टर, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट मस्ट, तो पहला है हमारा, इट मस्ट नॉट अल्टर द साइज ऑफ द सेल। तो अगर कोई सेल हमारे पास प्रेजेंट है, कोई सा भी सेल है ना, RBC है, WBC है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो ब्लड लाइन में प्रेजेंट हैं, उसकी शेप, साइज और कोई भी चीज़ों को इस एंटीकोगुलेंट को कोई हक नहीं है कि इनको अल्टर करे। वही एक अच्छी गुणवत्ता वाला क्या होगा, एंटीकोगुलेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नो हीमोलिसिस। अब ऐसा थोड़ा है यार कि जो है हमने केमिकल डाला, RBC उसमें फूट गए, RBC फूट गए तो ब्लड, मतलब हमारा जो ब्लड सैंपल था वो खराब हो गया, है ना, हीमोलाइज्ड हो गया है। तो क्या करेंगे हम, प्रॉपर अमाउंट में, है ना, हमारा जो एंटीकोगुलेंट है वो इतना सक्षम होना चाहिए कि जो है इन RBC को तोड़े ना। ठीक है ना, और मैं एक और चीज़ बता दूं, बाहर जो हम केमिकल एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं वो एक प्रॉपर और सर्टेन प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं। अगर वो भी बहुत ज़्यादा हो गए तो वो भी RBC को तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा ये मिनिमाइज करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। मैंने बताया भी, प्लेटलेट तभी एग्रीगेट होंगे जब हमें ब्लड को कोआगुलेट कराना है। तो जो अच्छा एंटीकोगुलेंट होगा वो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को मिनिमाइज, प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं, ठीक है ना, होते हैं, नेचुरली भी एग्रीगेट होता है, पर जो एंटीकोगुलेंट है वो इनको एग्रीगेट होने से रोक रहा है। ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ तक जो है ये एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होंगे ये इनको एग्रीगेट होने से रोकेगा। और लास्ट हमारा पॉइंट है, इट मस्ट बी रेडली सॉल्युबल इन ब्लड, मतलब ब्लड में जो है इजीली मिक्सअप हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ठीक है गाइज, तो हमारा जो टॉपिक था आज का वो था हमारा एंटीकोगुलेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। एंटीकोगुलेंट की डेफिनेशन देखी हमने, कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका और कैसे कैसे यूज़ होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने इसके। ठीक है ना, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे कैसे, है ना, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कितने प्रोपोर्शन हम यूज़ जनरली हम करते हैं। ठीक है ना, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है ना, एंड अगेन थैंक यू अगर आपने यहाँ तक भी वॉचअप करी। ठीक है ना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। ओके गाइज, अगेन थैंक यू, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।